लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं किया है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आज हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम डाइस की क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की सिर्फ 3 ट्रिक है, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, ठीक है। ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करते हैं, हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें 2 विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। सिंस 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। अच्छा, हमने एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक पढ़ी थी। स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक क्या है? स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक ये है, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक ये है कि जब नो कॉमन वाला क्वेश्चन हो और इसमें हम एक सरफेस दूसरी सरफेस के अगेंस्ट कर दे तो वहां पर हम स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ओपन फिगर को पढ़ा। ओपन फिगर को सॉल्व करने के कितने मेथड है? सर, ओपन फिगर को सॉल्व करने के 2 मेथड है ना, ऑल्टरनेट मेथड और जी मेथड। ओपन फिगर को सॉल्व करने के 2 मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड और जी मेथड, है ना। अच्छा, ओपन फिगर के क्वेश्चंस भी ऐसे ही एलिमिनेट होंगे ऑप्शंस, 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। अच्छा, लेकिन ओपन फिगर में मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए एक रोटेशन मेथड की ट्रिक सिखाई थी और उस रोटेशन मेथड से हम कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27-28 बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखोगे तो कर लोगे आप। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, है ना, इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बना भी लिए होंगे और एक अल्टीमेट लेवल का मजा आया होगा डाइस चैप्टर पढ़ने में आपको। फिलहाल आज डाइस चैप्टर का लास्ट डे है। देखो, सबसे पहले तो मैंने सारे केसेस आपको बताए थे, फिर मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। तब आप लोगों को पता है क्या करना है? सबसे पहले तो ये जो क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ना, हाँ, रुक जा भाई, रुक जा। सबसे पहले तो जब मैंने क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए, आप सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, तो अब क्या करोगे, पहले तो ये 24 क्वेश्चन का रिवीजन करना। ये जो 24 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जब आप ये 24 क्वेश्चन का रिवीजन कर लो, फिर मैं आपके नोट सेक्शन में ये क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 24 क्वेश्चन नहीं होंगे, ये सारे क्वेश्चन होंगे बेटा। फिर उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर उनके बाद इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ना पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट दूंगा, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वो दूंगा, क्या कहते हैं, पीवाईक्यू के अलावा नॉर्मल प्रैक्टिस सेट दूंगा। अगर आप और क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो नॉर्मल प्रैक्टिस सेट से लगा लेना। फिर मैं एप्लीकेशन पे एक टेस्ट अपलोड करूंगा डाइस का 50 क्वेश्चन का, आप वो 50 क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का टेस्ट दे देना और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा विद सोल्यूशन। तो ये सारी चीजें कब करनी है आपको? जब आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें ये सारी चीजें करनी है, अभी बीच में स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है। चलिए साहब, तो अब हम लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में डाइस की कोई भी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है? ना तो डाइस की क्यूबिक फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ना ही डाइस की ओपन फिगर आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं डाइस के, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, भाषा पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर ना तो कोई क्यूबिक फॉर्म है, ना ही ये कोई ओपन फिगर है। अच्छा, जिन बच्चों का आज पहला दिन है, जो बच्चे आज पहली बार डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो आज पहली बार लाइव आए हैं इस चैप्टर को पढ़ने, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा कि भैया आज का लेक्चर ना देखें। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो पुराने डाइस के लेक्चर्स को अटेंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा, जो भी कुछ मैंने डाइस में पढ़ाया है, पहले लेक्चर से लेके आज के लेक्चर तक, पहले वो सारे लेक्चर्स आप अटेंड करो, देन आफ्टर आज का लेक्चर अटेंड करना। ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है कि आप लोग किसी भी टॉपिक को ना बीच में से पढ़ना शुरू करते हो, है ना। क्योंकि इरिटेटिंग इसलिए है क्योंकि उसका कोई आउटपुट नहीं है बेटा, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। भले ही आप पहले से कितना भी जानते हो, आपको लग रहा है सर मैंने तो डाइस पहले से पढ़ रखा है, तो बस मैंने तो इसलिए आपके शुरू के 2-4 लेक्चर नहीं देखे, मुझे तो फाइनल लेक्चर दिखाओ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आपने पहले से चाहे कितना भी डेप्थ चैप्टर पढ़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर टीचर की स्टाइल बेटा पढ़ाने की डिफरेंट होती है। तो मेरी पढ़ाने की जो स्टाइल है वो एकदम डिफरेंट स्टाइल है। जब आप पहला लेक्चर देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। इसीलिए कभी भी किसी लेक्चर को बीच में से मत पढ़ना, पहले दिन से स्टार्ट करना पढ़ना, क्योंकि पहला दिन, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अगर हम प्रॉपर, अगर बेटा आपको
सीधा हम नर्सरी में एडमिशन ना दिला के अगर सीधा आपको छठी कक्षा में एडमिशन दिलाते आपका, तो कैसा होता आपके साथ है? भाई हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। पहले हम LKG UKG है ना, नर्सरी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं ना। तो यही पढ़ने का असली तरीका होता है किसी भी चैप्टर को, कि आप पहले पहला लेक्चर देखो उस चैप्टर का। देखो चैप्टर कोई भी पहले तैयार करो, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले, सबसे पहले उसका पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जो भी जितने भी लेक्चर है सीक्वेंस में देखो। जमीन पर 4 पासे फेंके जाते हैं, जमीन पर है ना, जमीन पर 4 पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के, बेटा ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये कॉमन सेंस पर आधारित है। ये हमारा जो कॉमन सेंस है ना, उस कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। आपको कुछ नहीं करना, जो डाइस की, क्यूबिक की जो बेसिक जानकारी आपके पास है ना, उसी बेसिक जानकारी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। जैसे क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, है ना। ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक थी, अल्टरनेट मेथड और जी मेथड। लेकिन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमारे कॉमन सेंस पर आधारित है। ठीक है, यहाँ कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। कॉमन सेंस यूज करोगे, जितनी भी बेसिक जानकारी आपको मिली है डाइस की, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जमीन पर 4, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सामान्य नहीं है, है ना, ये सामान्य नहीं है, ये मानक पासे है। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। 4 यूजुअल डाइस, यूजुअल को भी हिंदी में ना मानक पासा बोलते हैं। बेसिकली यूजुअल का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड ही है, यूजुअल का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड ही है। जमीन पे 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। 4 स्टैंडर्ड डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड। The total of number on the top faces of these 4 dices is 13। इन 4 पासाओं के, देखो 4 पासे मैंने जमीन पर फेंके। पहला पासा मैंने जमीन पर फेंका, दूसरा पासा मैंने जमीन पर फेंका, तीसरा पासा मैंने जमीन पर फेंका, और चौथा पासा भी मैंने जमीन पर फेंक दिया। ये 4 पासे मैंने जमीन पर फेंक दिए, साहब जमीन पर फेंक दिए 4 पासे। ये पहला पासा है, ये दूसरा है। जमीन पर 4 पासे मैंने फेंक दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत बढ़िया, 4 पासे हमने जमीन पर फेंक दिए। अब क्या कह रहा है, जमीन पर 4 पासे फेंके जाते हैं, हमने 4 पासे जमीन पर फेंक दिए। बहुत बढ़िया। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर, इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर, ये इन 4 पासाओं की ऊपरी सतह है। कुल संख्या कितनी है? 13। मतलब इनका अगर मैं जोड़ करूं तो ये जोड़ के सब 13 बनेगा। क्यों बनेगा 13? ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4, 3, 1, 5 दिखाए हैं। मतलब ऊपरी सतह पे क्रमशः 4, 3, 1, 5 है, तभी तो ये कुल योग जो बनेगा वो 13 बनेगा। चाहो तो आप जोड़ कर देखो 13 है कि नहीं है। सर 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, बन गया 13। तो ऊपरी सतह पर कुल योग कितना है? 13 है, क्योंकि ऊपरी सतह पे क्रमशः 4, 3, 1, 5 है। अच्छा ये बताओ, इस पासे की अगर ऊपरी सतह पे 4 है तो निचली सतह पे क्या होगा? जो मानक पासा होते हैं उसमें हर 2 अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। बेटा मानक पासा में 1 के पीछे 6 होता है, 6 के पीछे 1, 2 के पीछे 5 होता है, 5 के पीछे 2, और 3 के पीछे 4 होता है, 4 के पीछे 3। तो मानक पासा वो पासे होते हैं जिसमें 1 के पीछे 6, 6 के पीछे 1, 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3 होता है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, यही मानक पासा होते हैं। तो अगर 4 सबसे ऊपर है तो 4 के पीछे 3 होगा, 3 के पीछे 4 होगा। बहुत बढ़िया। अगर 2 हमारे सामने है तो 2 के पीछे, सॉरी 2 की तो जिक्र ही नहीं हो रही, सिर्फ हम ऊपरी और निचली सतह की बात करेंगे। 4 ऊपर है तो डेफिनेटली 3 नीचे होगा। अच्छा अगर 3 ऊपर है तो नीचे क्या होगा? सर नीचे 4 होगा, क्योंकि हर 2 विपरीत सतह होगा, जो कितना होगा? 7 होगा। अगर ऊपर 1 है तो नीचे कितना होगा? अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा। अगर ऊपर 5 है तो नीचे कितना होगा? अगर ऊपर 5 है तो नीचे 2 होगा। ऊपर 5 है तो भाई साहब नीचे 2 होगा। तो जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या है? जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या है? बाबू इनका योग क्या है? जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या है? इनका योग बताओ कितना है? 3 और 4 7 और 6 13, 13 और 2 15।
अब आप सोच रहे होगे सर इस क्वेश्चन अगर ये जनरल डाइस होता तो इस क्वेश्चन का आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ये साधारण पासा होता तो हम निर्धारित कैसे करते कि नीचे क्या है, फिर तो हम निर्धारित नहीं कर सकते थे, फिर आता आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब आप सोच रहे होगे सर आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करोगे, क्योंकि डाइस में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर किए हैं, हमने कहीं भी पेन का इस्तेमाल नहीं किया, ना के बराबर पेन यूज किया है। तो ये भी क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर आप जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी एक लाइन है, ये तो टैग लाइन है हमारी भैया, ये तो हमारा ट्रेडमार्क है ना, रीजनिंग विद पीयूष वार्स से विदाउट पेन एंड पेपर। देखो विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये बताओ। दोनों विपरीत सतहों का योग कितना है, 7 है। दोनों विपरीत सतहों का योग कितना है, 7। दोनों विपरीत सतहों का योग 7। दोनों विपरीत सतहों का योग 7। टोटल योग कितना हो गया बेटा, ऊपर और निचली सतहों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल योग हो गया 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28। टोटल योग बेटा 28 है मेरा। ऊपरी और निचली सतहों का 4 पासों में टोटल जो सम है वो 28 है। अच्छा ऊपरी सतहों का जो योग निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 13। तो 28 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो सीधा सीधा निचली सतहों का योग निकल कर आ जाएगा। तो ये मेथड है जहां हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। तो 28 में से मेरा ऊपरी और निचली सतहों का 4 पास विपरीत सतहों का योग कितना है, 7 है। दोनों विपरीत सतहों का योग कितना है, 7। दोनों विपरीत सतहों का योग 7। दोनों विपरीत सतहों का योग 7। टोटल योग कितना हो गया बेटा, ऊपर और निचली सतहों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल योग हो गया 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28। टोटल योग बेटा 28 है मेरा। ऊपरी और निचली सतहों का 4 पासों में टोटल जो सम है वो 28 है। अच्छा ऊपरी सतहों का जो योग निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 13। तो 28 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो सीधा सीधा निचली सतहों का योग निकल कर आ जाएगा। तो ये मेथड है जहां हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। तो 28 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो आंसर हमारा कितना बनेगा, 15 बनेगा। 28 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो आंसर कितना बनेगा, 15 बनेगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, कैन नॉट बी डिटरमाइन और नन ऑप्शन में फर्क ये है, नन का मतलब है जब दोनों निष्कर्ष गलत हो या फिर आंसर 0 हो। कैन नॉट बी डिटरमाइन तब ऑप्शन चूज करते हैं जब हमें आंसर ही नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम मतलब उत्तर ही नहीं निकाल पा रहे प्रश्न का, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। या फिर जब आंकड़े अधूरे हैं, मान लो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, तो जब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो भी कैन नॉट बी डिटरमाइन, जिसको बोलते हैं डाटा इनसफिशिएंट। इसकी जगह हम ये भी ऑप्शंस रख सकते हैं, डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनएडिक्वेट या डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनएडिक्वेट या फिर डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनसफिशिएंट है ना, डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनएडिक्वेट या डेटा इनसफिशिएंट। आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। सर मैंने बीओडी से पढ़ा है, डाउट नहीं होते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। ऐसी रीजनिंग आज तक कभी नहीं पढ़ी थी सर, आपके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि जो सुना है वो भी बहुत कम है, क्योंकि आप तो उससे भी कहीं ऊपर हो। चलिए साहब, अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं भी डाइस की हमें कोई क्यूबिक फॉर्म दिखाई दे रही है? सर इस क्वेश्चन में डाइस की कोई भी क्यूबिक फॉर्म हमें दिखाई नहीं दे रही। अच्छा यहाँ पर आपको ओपन फिगर दिखाई दे रहा है? सर ओपन फिगर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भाषा पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है, ये भाषा पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी है बेटा, उस लैंग्वेज के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या कहना चाहती है हमसे, और कॉमन सेंस, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस यूज करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। बेटा जो बच्चे प्रथम बैच को परचेस करते हैं, उन बच्चों को जब बैच परचेस करते हैं ना प्रथम, है ना, उस बच्चों को जो वीओडी मिलती है वो 2-4 दिन के बाद मिलती है, 2-4 दिन के बाद।
यदि एक संख्या 2, 4 और 6 के समीप है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेटा सत्य का मतलब पता है क्या है? जो 100% ट्रू है ना, डेफिनेटली ट्रू, इसको बोलते हैं नेसेसरली ट्रू। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो डेफिनेट है, जो 100% ट्रू है? पॉसिबिलिटी नहीं बतानी, 100% बताना है। यदि एक संख्या 2, 4, 6 के समीप है, अच्छा आप ये बता सकते हो विच नंबर इज अपोजिट टू 1? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो एक के विपरीत क्या है? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। क्या एक के विपरीत 2 है? सर 2, 4, 6 तो बेटा एक के समीप है। एक के विपरीत ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है। एक के विपरीत या तो 3 हो सकता है या 5 है ना। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। अपोजिट टू 1 इज ईदर 3 और 5। अपोजिट टू 1 इज ईदर 3 और 5, या तो 3 है या 5 है, बट नॉट श्योर कि एग्जैक्टली 3 और 5 में से क्या है। अच्छा ये बताओ 2 इज अपोजिट टू 6। क्या आप कंफर्म कह सकते हो कि 2 6 के विपरीत है? ये बात आप कंफर्म कैसे कह सकते हो कि भैया 2 6 के विपरीत है? भाई एक के निकट 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। मतलब डाइस में जो एक है उसके निकट 2, 4, 6 है। जैसे मान लो एक डाइस है, ये डाइस है, अब इस डाइस में यहाँ पर एक है, तो जो 2, 4, 6 है वो एक के निकट है। मतलब 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, और मान लो 6 बेटा नीचे भी हो सकती है और 6 साइड में भी हो सकता है। अगर मान लो 2 और 4 यहाँ पर है, अगर 2 और 4 यहाँ पर है तो जो 6 है वो 2 के भी विपरीत हो सकता है, और जो 6 है वो 4 के भी विपरीत हो सकता है। भाई 2, 4, 6 ये भी एक के समीप है, और 2, 4, 6 ये भी एक के समीप है। तो कहने का मतलब है अगर 2 और 4 यहाँ पर है तो 6 की पोजीशन कंफर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो 6 है वो 2 के विपरीत है कि नहीं है, ये बात पक्की तरह से नहीं बोल सकते आप, श्योर नहीं है। हाँ संभावना जरूर है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है कि 2 और 6 विपरीत हो सकते हैं, लेकिन 2 और 6 एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 4 के भी विपरीत जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा है ये बात बिल्कुल सच है कि 2 6 के विपरीत है, लेकिन ये तो श्योर नहीं है ना, ये तो 100% नहीं है कि 2 6 के विपरीत है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा 1 इज एडजेसेंट टू 3, एक 3 के समीप है। देखो अगर मान लो एक के विपरीत 5 है, अगर एक के विपरीत 5 है तो डेफिनेटली 1 और 3 एक दूसरे के निकट होंगे। लेकिन अगर 1 3 के विपरीत है तो फिर 1 और 5 एक दूसरे के निकट होंगे। इसका मतलब है 1 3 के समीप है कि नहीं है, ये भी बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि 1 3 के विपरीत भी हो सकता है। ये भी क्या है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक संभावना है, ये भी एक संभावना है कि 1 और 3 समीप है, ये भी एक संभावना है कि 1 और 3 समीप है। कुछ बच्चे ऑप्शन बी कह रहे थे, है ना, कुछ बच्चे ऑप्शन बी कह रहे थे, है ना, तो समझ लो बी और ए दोनों पॉसिबिलिटी है। अच्छा 3 5 के विपरीत है, क्या किसी भी हालत में 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं? सर किसी भी सिचुएशन में 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। पूछो क्यों? अगर 1 के विपरीत 3 है, अगर 1 के विपरीत 3 है तो बेटा 5 जो है वो 3 के समीप होगा। और गलती से अगर 1 के विपरीत 5 है तो इसका मतलब 3 इन बीच की चारों सरफेस में से कहीं होगा, यानी कि 3 और 5 तो हमेशा एक दूसरे के निकट रहेंगे। ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। दोनों पॉसिबिलिटीज में अगर 1 के विपरीत 3 है तो भी 3 और 5 निकट रहेंगे, अगर 1 के विपरीत 5 है तो भी 5 और 3 निकट रहेंगे। कहने का मतलब है जो एक दूसरे की विपरीत सतह नहीं होती है डाइस में, जो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, वो हमेशा एक दूसरे के निकट होंगी। और दिल को बड़ा सुकून मिला है क्योंकि 90% बच्चों ने ऑप्शन सी चूज किया था। 3 और 5 हमेशा एक दूसरे के समीप रहेंगे हर कीमत पर, लेकिन 3 और 5 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जाएंगे। ये बात फॉल्स है। फॉल्स का मतलब ये 100% फॉल्स है, ये डेफिनेट फॉल्स है। ये दोनों बातें संभावना है, ये 100% फॉल्स है और ये 100% ट्रू है। अब आप समझ गए होंगे क्या संभावना है, क्या डेफिनेट है और क्या डेफिनेट फॉल्स है। 3 और 5 तो हमेशा एक दूसरे के निकट रहेंगे हर कीमत पर। जो नंबर से एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं वही तो नंबर एक दूसरे के निकट होते हैं। और 90% बच्चों ने ऑप्शन सी ही चूज किया था। अच्छा लगा ये देखकर, वेल डन, गुड जॉब।
तो बेसिकली हमें ना अपोजिट क्वेश्चन नंबर 52 बेटा फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन नंबर 53 में। 52 और 53 दोनों सेम क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस बेटा 90 नंबर का पेपर होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। और बताओ अभी रेलवे के पेपर हुए हैं, जैसे रेलवे की आंसर की आई है, आरपीएफ वगैरह की, सीएचएसएल की आंसर की आई थी, रिजल्ट आया था, सीजीएल का रिजल्ट आया था। सीएचएसएल में प्रीलिम्स होता है और फिर मेंस होता है, ठीक है, फिर मेंस होता है। 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। रेलवे में जो आरपीएस का आया था 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। सीजीएल में भी 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन होते हैं, ये 25 जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के क्वेश्चन है ना। 50 नंबर का पेपर होता है प्रीलिम्स का और 90 नंबर का पेपर होता है मेंस का। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। आपको यकीन नहीं आएगा, अभी तक मतलब जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेके हमारे पास आए हैं, मोर देन 80% वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स में रीजनिंग में 50 में से 50 का स्कोर किया है। 50 मार्क्स है, 50 आउट ऑफ 50। और मेंस में बेटा रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 लेकर आ रहा है। मतलब 80% वो बालक आए हैं सिलेक्शन लेने के बाद जो प्रीलिम्स में बेटा 50 में से 50, मेंस में 90 में से 90। पहले हम सोचते थे कि 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, अगर तुम 20 प्लस क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन अब 20 प्लस तो छोड़ो, बच्चे बेटा 25 में से 25 सही करके आ रहे हैं, 30 में से 30 सही करके आ रहे हैं और कह रहे हैं सर 25 क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिनट में सही हो रहा है, 30 क्वेश्चन मुश्किल से 12 से 13-14 मिनट में सही हो रहा है। इतनी स्पीड हो गई है सर। और कुछ भी आप बच्चों का इंटरव्यू देखते होंगे, है ना, हम पोस्ट डालते रहते हैं सेलेक्टेड बच्चों के साथ, तो वो बताते हैं और बताते भी होंगे आपको कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं आता, सब कुछ एज इट इज। सबसे ज्यादा जो मेन हमारे लिए होती है ना, मैं आपको बार बार बताता हूँ, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं क्लास क्वेश्चंस। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें क्लास क्वेश्चंस को देनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। सेकंड प्रायोरिटी हमें पीवाईक्यूज को देनी चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी हमारे प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी जो हम टेस्ट दे रहे हैं। फिर फिफ्थ प्रायोरिटी हो गया, है ना। 5वें नंबर पे जो हमें करनी चाहिए चीजें वो मॉक लगाने चाहिए। ये लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में, ये सबसे लास्ट में लगाते हैं, है ना, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्लास क्वेश्चंस ही करने चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लास क्वेश्चंस के बाद पीवाईक्यूज कर लो, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप प्रैक्टिस लगा दो और ये टेस्ट के क्वेश्चंस लगा लो। और फिर लास्ट में तो ये मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं जब आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है। मतलब अगर आपके पास कम समय है, अगर आपके पास बहुत कम समय है तो बस आप ये 2 चीजें करो स्टार्टिंग में और लास्ट में ये करो। अगर आपके पास समय ज्यादा है तब आप ये सारी चीजें करो, समझ रहे हो। इस तरीके से पढ़ो तब आप बेहतर पढ़ पाओगे। यस यदि 1 5 के विपरीत है और 2 3 के विपरीत है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 5 के विपरीत है। इफ 1 इज अपोजिट टू 5, if 1 is opposite to 5 and 5 is opposite to 1, 2 3 के विपरीत है ना। 2 is opposite to 3 and 3 is opposite to 2, 1 is opposite to 5, 5 is opposite to 1, 2 is opposite to 3, 3 is opposite to 2। अच्छा तो 4 के अपोजिट क्या होगा सर? 4 के पीछे 6 होगा, 6 के पीछे 4 होगा, ये बात कंफर्म है। यदि 1 5 के विपरीत है, 5 1 के, 2 3 के, 3 2 के, 4 6 के, 6 4 के, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताओ। विच ऑप्शन इज डेफिनेट? कौन सा? करंट अफेयर की क्लास क्यों नहीं हो रही है बताएंगे? हाँ फिर से बता तो रहे हैं बाबू। देखो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था कि अगर 1 के निकट 2 4 6 है तो 1 के विपरीत क्या है? 3 और 5। तो अगर 1 के विपरीत 3 और 5 है तो 3 5 में से पक्का कोई एक नंबर 1 के विपरीत होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं जा सकते। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते तो दोनों एक दूसरे के निकट होंगे। 3 और 5 100% एक दूसरे के निकट होंगे। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब संभावना है, पॉसिबिलिटी है।
बाकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि 3 और 5 एक दूसरे के हमेशा निकट होंगे और ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, क्योंकि इनमें से एक नंबर एक के विपरीत है, क्योंकि इनमें से एक नंबर एक के विपरीत है। यदि एक 5 के विपरीत है, यदि एक 5 के विपरीत है ना, 2 3 के विपरीत है, और तो 4 के विपरीत 6 होगा। अब आप ये बताओ, देखो अच्छे ये बताओ 4 के निकट कौन कौन सी सरफेस है? 4 के निकट कौन कौन सी सरफेस है? आप लोगों को पता है डाइस में अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी जितनी भी सरफेस बचती हैं वो सब उसके निकट होती हैं। जैसे कि अगर 4 के विपरीत 6 है, अगर 4 के विपरीत 6 है तो बाकी के जितने भी नंबर है ना 1 2 3 5, ये 1 2 3 5 बीच में आएंगे। तो एक विपरीत सतह होती है डाइस में, है ना, विपरीत को छोड़कर बाकी सारी निकट होती है। यानी कि 1 5 2 3, 1 2 3 5, ये सारी की सारी ना, ये सारी की सारी 4 के निकट है। और 6 के भी निकट बेटा अपोजिट सरफेस को छोड़ दो, अपोजिट को छोड़कर बाकी जितनी भी सरफेस बची वो सब किसके निकट होंगी? वो सब 6 के निकट होंगी। भाई 1 2 3 5 बीच में होंगे ना, वो सब 6 के निकट है। ये भी 6 से जुड़ा है, ये भी 6 से जुड़ा, नीचे वाली भी और साइड वाली भी। डाइस में एक विपरीत सतह होती है, डाइस में एक होती है विपरीत सतह, डाइस में एक होती है विपरीत सतह और 4 होती है हमारी, एक होती है विपरीत सतह और 4 होती है हमारी निकट सतह। 4 होती है हमारी निकट सतह, एक होती है अपोजिट सरफेस और 4 होती है हमारी एडजेसेंट सरफेस, 4 होती है हमारी एडजेसेंट सरफेस। तो बेटा 4 इज एडजेसेंट टू 3 and 6। बेटा 4 बेटा 3 के तो निकट है, ये बात 100% ट्रू है कि 4 जो है 3 के निकट है, लेकिन 4 6 के निकट है ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 और 6 तो विपरीत है। तो ये पूरा वाक्य सही नहीं है। 2 इज एडजेसेंट टू 4 and 6, 2 4 और 6 के निकट है। बेटा 2 4 के निकट है ये बात 100% ट्रू है, लेकिन 2 6 के निकट है ये भी बात 100% ट्रू है। बेटा जो 2 नंबर है ना वो 4 के भी निकट है और 6 के भी निकट है, क्योंकि 3 को छोड़कर 2 सारे नंबर्स के निकट होगा। 4 इज एडजेसेंट टू 5 and 6, 4 इज एडजेसेंट टू 5 ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन 4 इज एडजेसेंट टू 6 ये गलत है। 6 is adjacent to 3 and 4, 6 is adjacent to 3 and 4, 6 is adjacent to 3 ये बात 100% ट्रू है, 6 is adjacent to 3, लेकिन 6 is adjacent to 4 ये बात गलत है, 6 is adjacent to 4 ये बात गलत है। समझ रहे हो? तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरा सही है? ऑप्शन बी। और बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। एनालॉजी नहीं होती है, क्या करूं बहुत? अरे यार प्रैक्टिस करो भैया, पहले तो आप वीओडी से क्लास देख लो। अगर आप एनालॉजी को पढ़ना चाहते हो पहले आप आराम से पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो और फिर प्रैक्टिस करो बेटा, और अपने मन में ये धारण करो कि वो मुझसे नहीं होती है। और खैर तुम्हारा मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा नाम भी देख रहा हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि डेली बेसिस पे तुम्हारा एक फालतू कमेंट जरूर आता है। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि एक ऐसा कमेंट होगा जिसका कोई काम धाम नहीं होगा, और तुम डेली करते हो जानबूझ के कि सर मेरा कमेंट रीड कर ले। बस पढ़ाई से तुम